Hello and welcome back to this YouTube channel. My name is Rahul Ranjan and here we are discussing the notification that has been released from Railway Recruitment Board from the Ministry of Railway. So यहाँ पे हम लोग बेसिकली नोटिफिकेशन को डिस्कस कर रहे हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जारी किया है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने इसको जारी किया है। इसके वैकेंसी के लिए किन चीज़ों के लिए वैकेंसी आई है, तो जैसे कि पता भी हो चुका होगा अब तक आपको, थोड़ा लेट मैं वीडियो बनाता हूँ जैसे कि आपको पता होगा। पूरे नोटिफिकेशन को डिटेल एनालिसिस करके डिटेल पढ़ के ही मैं वीडियो बनाता हूँ। आपको टेक्नीशियन के लिए वैकेंसी आई है, तो आप मेरे साथ यहाँ जुड़े हैं इस नोटिफिकेशन को पढ़ने के लिए। मैं A to Z नोटिफिकेशन आपको पढ़ के बताने वाला हूँ, क्या क्या ज़रूरी बातें हैं इस नोटिफिकेशन में लिखी हुई जिसको ध्यान में रखनी है आपको। तो आइए देखते हैं। जैसे कि ये फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस 9 मार्च 2024 से शुरू हो चुका है और ये 8 अप्रैल इसका लास्ट डेट रखा गया है। विंडो फॉर करेक्शन, अगर कुछ त्रुटि हो जाती है फॉर्म भरने के टाइम पे, देन आप 9 तारीख चौथा महीना मतलब 9 अप्रैल से लेके 18 अप्रैल के बीच में इसे सुधार कर सकते हो। इसके लिए आपको 250 रुपये चार्ज देना होगा सभी के लिए, वो चाहे SC ST से हो या फिर जनरल कैटेगरी से हो, कोई भी हो। ये बेसिक चीज़ें यहाँ दी गई हैं कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए, ग्रेड 1 सिग्नल के लिए जो वैकेंसी है उसका इनिशियल पे 29,200 रुपये, मतलब कि लेवल 5 का ये जॉब है, लेवल 5 का जॉब है। और एज लिमिट 18 से 36 साल है। वैकेंसी 1092 है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए 19,900 बेसिक पे है, जिनका पे लेवल 2 होता है, और ये 8,052 वैकेंसी है। कुल 9,144 वैकेंसी आई है। लेवल 5 की बात करें कि लेवल 5 में बेसिक में 29,200 का होता है, लेकिन जो आपको मिनिमम सैलरी आपके हाथों में मिलेगा पहला महीना आपका, वो लगभग 50-55 हज़ार के आसपास का होगा। 50,000 लगभग अप्रॉक्सीमेट होता है। लेवल 2 के जितने जॉब हैं उनका सैलरी 33-34 के आसपास जाता है फर्स्ट सैलरी इन हैंड बात करें तो। इसमें लिखा गया है कि कैंडिडेट्स वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट, जिन लोगों का अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं आया है या फिर जिनका कुछ टेक्निकल क्वालिफिकेशन, जैसे किसी पोस्ट के लिए आपसे IIT मांगा गया है। अगर IIT आपके पास नहीं है, अभी आप वेट कर रहे हैं अपने रिजल्ट के लिए, देन यू आर नॉट एलिजिबल टू फिल दिस फॉर्म्स। आप एलिजिबल नहीं है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। आपका डिग्री आपके हाथों में होना चाहिए, आपका फाइनल रिजल्ट आना चाहिए। इच कैंडिडेट इज अलाउड टू अप्लाई टू ओनली 1 RRB। आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है, आपको अलाउ किया जाता है कि आप सिर्फ एक ही रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में एक लेवल के लिए अप्लाई करिएगा। ध्यान से जानिएगा इस बात को। काफ़ी लोगों के मन में डाउट होगा कि मैं दोनों के लिए एलिजिबल हूँ, ग्रेड 1 के लिए भी, ग्रेड 3 के लिए भी। सो कैन आई फिल दीज 2 फॉर्म्स? या डेफिनेटली यू कैन फील, आप बिल्कुल फील कर सकते हैं अलग अलग पे लेवल के 2 वैकेंसी को। मतलब कि जो ग्रेड 1 का भी है उसे भी आप फील कर सकते हैं, ग्रेड 3 का है उसे भी आप फील कर सकते हैं। बस 2 ही फॉर्म आप फिल कर सकते हैं अगर एलिजिबल हैं तो। अगर आप चाहें कि क्या मैं अलग अलग रिक्रूटमेंट बोर्ड से एक ही पे लेवल वाला, मतलब बेसिक पे जिसका 2 है और एक का 5 है, तो क्या मैं 5 वाला 2 अलग अलग रीजन से भर सकता हूं? तो बिल्कुल नहीं। आपके सारे फॉर्म्स को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको एग्जाम में भी नहीं बैठने दिया जाएगा। क्या मैं ग्रेड 3 वाले फॉर्म को 2 बार भर सकता हूं अलग अलग रीजन से? तो उसमें भी आप नहीं भर सकते हैं, आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बोला गया है कि ईच पे लेवल के लिए आपको सेपरेटली पेमेंट करना होगा। अगर 2 फॉर्म भरते हो, एक ग्रेड 3 के लिए, एक ग्रेड 1 के लिए, तो आपको 2 बार फी भी देना पड़ेगा। 2 उसका CBT भी अलग अलग होगा, दोनों का एग्जाम अलग अलग होगा 2 फॉर्म अगर आप भरते हो तो। यहाँ पे दिया गया है कि रिजेक्शन हो जाएगा आपके सारे एप्लीकेशन का अगर आप एक ही फॉर्म को अलग अलग बोर्ड से 2 बार भर देते हो तो। आइए और देखते हैं कि अपने लिए क्या है इस नोटिफिकेशन में। तो एज, जैसे कि यहाँ मेंशन किया गया है, एज होना चाहिए 1 जुलाई 2024 से आपका एज काउंट किया जाएगा। अगर आप ग्रेड 1 के लिए टेक्नीशियन में जा रहे हो तो 18 से 36 एज होना चाहिए। आप अगर ग्रेड 3 के लिए जा रहे हो देन 18 से 33 होना चाहिए। यहाँ पे दिया गया है कि मॉडिफिकेशन चार्ज 250 रुपये लगने वाला है। आप अगर कुछ त्रुटि कर दिए हो किसी फॉर्म में तो 250 रुपये आपको चार्ज देना है, और ये नॉन रिफंडेबल है। और इसमें भी आप अपने बेसिक इन्फॉर्मेशन को
नहीं चेंज कर सकते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन मतलब ईमेल आईडी को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, मोबाइल नंबर को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3 का, मतलब कि 0.33 नंबर का एक नंबर आपको एक क्वेश्चन सही करने में मिलेगा। वही एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो देन आपका 0.33 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। आइए और देखते हैं कि और हमारे लिए क्या ज़रूरी चीज़ें हैं इस नोटिफिकेशन में। जैसे कि यहाँ दिया गया है कि फ्री ट्रेन ट्रेवल फैसिलिटी, फ्री ट्रेन ट्रेवल फैसिलिटी उन बच्चों को दिया जाएगा जो रिक्वेस्ट करेंगे और वो SC ST कैटेगरी से होने चाहिए। इनको फ्री ट्रेन ट्रेवल फैसिलिटी दिया जाएगा सारे प्रोसेस के लिए। आप CBT देने जा रहे हो अब उस समय भी आपको मिलेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हो उस समय भी आपको मिलेगा, मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हो तो भी आपको मिलेगा अगर आप एप्लीकेबल हो तो, अगर आप SC ST कैंडिडेट हो तो। और भी इसमें कुछ ज़रूरी बातें हैं जैसे कि फिजिकल फिटनेस के बारे में दिया था यहाँ पे। सिटीजन इंडिया का होना चाहिए और नेपाल का भी होना चाहिए। जो मतलब नेपाल का है वो भी भर सकता है इस फॉर्म को, और जो इंडिया का है वो तो बेसिक भर ही सकता है। पोस्ट की बात करें तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 का है जिसमें 18 से 33 एज रखा गया है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 का है 18 से 30 एज रखा गया है। और वही आपका एज काउंट किया जाएगा 1 जुलाई 2024 से, 1 जुलाई 2024 से एज काउंट किया जाएगा। आपका एज रिलैक्सेशन SC ST कैंडिडेट को 5 साल का मिलेगा, वही OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट को 3 साल का मिलेगा। एक से सर्विसमैन तो उन्हें तो अनरिजर्व EWS कैटेगरी से आते हैं तो 3 साल तो जब वो सर्विस से निकले हैं उससे 3 साल तक उनका रहता ही है। 6 साल OBC वालों को मिलेगा और SC ST अगर सर्विसमैन है तो 8 साल का एज रिलैक्सेशन इस तरीके से आपको दिया जाएगा। बाकी भी यहाँ पे कुछ एज रिलैक्सेशन आपको मिलने वाला है। जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जो फिजिकल डिसेबल्ड पीपल हैं उन्हें 10 साल का मिलेगा अगर वो अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 13 साल का मिलेगा, अगर वो OBC से हैं SC ST से हैं तो 15 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा उन्हें। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के तौर पे, डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट अपलोड करना है ताकि आपके डेट ऑफ बर्थ को मैच किया जा सके कि आपका डेट ऑफ बर्थ सही है, और वही आपके प्रूफ के तौर पे लिया जाएगा। बात करें अपर एज लिमिट कितना होना चाहिए, अगर आप अनरिजर्व और EWS कैटेगरी से हैं तो 2 जुलाई 1988 से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए। अगर आप 87 में जन्म लिए हो, 86 में जन्म लिए हो देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस फॉर्म। 2/7/1991 लगेगा। और फिर OBC वाले को लिए 2 जुलाई 1985 से पहले जन्म नहीं होना चाहिए। ये है अपर एज लिमिट। लोअर एज लिमिट जो 1 जुलाई 2006 का है और वही फिर 1 जुलाई 2006 का है, दोनों में सेम है, ग्रेड A के लिए भी, ग्रेड 1 के लिए भी और ग्रेड 3 के लिए भी। और बात करते हैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के लिए, मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट आपको देना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जो रिक्वायर्ड है वहाँ पे, जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो, जिस पोस्ट के लिए भरने जा रहे हो वो होना चाहिए आपको। 500 रुपया चार्ज लगेगा अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो, और 400 रुपया आपका रिफंड कर दिया जाएगा। उसमें से बैंक चार्ज कुछ कटेगा, 500 रुपया में से 100 रुपया आपका कट जाएगा जब आप CBT में पहला जो एग्ज़ाम होगा CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसमें आप अपीयर होगे तो। जो SC ST कैंडिडेट हैं, एक सर्विसमैन है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर हैं और EBC कैटेगरी से हैं, फिर उन्हें 250 रुपये देना होगा चार्ज के तौर पे, जो कि उनका टोटल 100% रिफंड हो जाएगा जब वो CBT में अपीयर होंगे तो ये था पेमेंट का क्या सिस्टम होगा। इसीलिए आपको अपने बैंक का नाम भी फॉर्म भरते समय डालना है, अपने अकाउंट होल्डर का नाम डालना है, अकाउंट नंबर और IFSC कोड बहुत ही केयरफुली डालना है ताकि आपका पैसा वहाँ से रिफंड आ सके। मतलब कि लेगा 500 रुपये लेकिन आपको फिर से 400 रुपये आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा, मतलब 100 रुपया ही चार्ज कटने वाला है एग्ज़ाम फी। लेकिन आपको उसके लिए एग्ज़ाम में अपीयर होना होगा, CBT 1 में अपीयर होना होगा। CBT 1 ही होता है अब तो, पहले CBT 1 और 2 दो होते थे। रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होता है तो CBT होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा पहले आपका, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका किया जाएगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा कि क्या है मेडिकल, आप फिजिकली फिट हो भी या नहीं हो जिस पोस्ट के लिए आप जा रहे हो। पैटर्न एंड सिलेबस CBT फॉर पे लेवल 5, मतलब ग्रेड 1 के लिए
क्या पैटर्न है और क्या सिलेबस है। तो 90 मिनट का एग्जाम होगा। टोटल 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। 1 नंबर हर एक क्वेश्चन पे आपको दिया जाएगा, वही 1/3 नंबर आपको आपसे काट लिया जाएगा अगर आप रॉन्ग आंसर देते हो तो। अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए मिनिमम 40% क्वालिफाइंग मार्क्स होना चाहिए, वही ओबीसी के लिए 30%, एससी के लिए 30% और एसटी के लिए 25% होना चाहिए। इसमें जनरल अवेयरनेस भी आएगा। जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आएंगे, इंडियन ज्योग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, फ्रीडम स्ट्रगल से क्वेश्चन आएंगे, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, इन्वायरमेंटल इशूज वगैरह से क्वेश्चन आएंगे। स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन आएंगे, साइंटिफिक, जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से क्वेश्चन आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जैसे कि क्लासिफिकेशन, एनालिटिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, सिलोजिज्म, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, इन सबसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज भी आपको होना चाहिए। अगर आप पे लेवल 5 मतलब कि ग्रेड 1 के लिए जा रहे हो तो आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज, यूनिक्स, लिनक्स एंड एमएस ऑफिस एंड वेरियस डाटा रिप्रेजेंटेशन, ये सब कुछ आपको आने चाहिए। मैथ में यहाँ पे 11-12 का भी सिलेबस है, जैसे बोर्डमास है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सिमिलर ट्रेंगल्स, पैथागोरस ट्रेंगल्स 10th का भी सिलेबस है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, हाइट एंड डिस्टेंस, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। 9, 10, 11, 12 कंप्लीट आने वाला है यहाँ पे। सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, एम्प्टी सेट, फाइनाइट, इनफाइनाइट सेट, ये सब कुछ 11th का ही टॉपिक है। इक्वल सेट, सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स, यूनिवर्सल सेट, वेन डायग्राम, ये सब कुछ सेट चैप्टर से ही क्वेश्चन है। यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट्स, कंप्लीमेंट ऑफ सेट, प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्लीमेंट, स्टैटिस्टिक्स, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, रेंज, मीन, डेविएशन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अनग्रुप्ड ग्रुप डाटा, प्रोबेबिलिटी ऑकरेंस ऑफ इवेंट्स, एग्जॉस्टिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। देखिए 9, 10 तो आपको पढ़ना है, साथ ही साथ 11th क्लास का आपको सेट्स चैप्टर आने चाहिए और 11, 12 में जो प्रोबेबिलिटी है वो आनी चाहिए। बस इतना ही पढ़ना है 11, 12 में से। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग आपको आना चाहिए, जैसे कि 11th क्लास और 12th क्लास का कंप्लीट फिजिक्स आनी चाहिए आपको। जैसे कि फिजिक्स फंडामेंटल यूनिट्स, ये है क्लास 11th का टॉपिक। मेजरमेंट्स, मास, वेट, डेंसिटी, वॉक, एनर्जी, स्पीड एंड वेलोसिटी, हीट एंड टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिक चार्ज, फील्ड एंड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट, कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, इंसुलेटर, ओम्स लॉ एंड लिमिटेशंस, ये सब कुछ 11th 12 का टॉपिक है। यहाँ पे पैटर्न दिया गया है कि जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के, वही जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 15 नंबर के, 20 क्वेश्चन कंप्यूटर से आएंगे 20 नंबर के, और वही 20 क्वेश्चन मैथ से आएंगे 20 नंबर के होंगे। 35 क्वेश्चन साइंस एंड इंजीनियरिंग से आएंगे और ये 35 नंबर के होंगे। टोटल 100 नंबर का एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा, वही 30 मिनट टाइम एक्स्ट्रा दिया जाएगा जो फिजिकली डिसेबल पीपल हैं, बेंचमार्क वाले। पैटर्न एंड सिलेबस, सीबीटी पे लेवल 2 के लिए मतलब टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए, तो इसमें भी 100 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा आपको। नॉर्मलाइजेशन भी होगा, ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व को 40% मिनिमम मार्क्स लाना होगा, ओबीसी को 30%, एससी को 30%, एसटी को 25% मार्क्स इसमें लाना होगा। अब देखिए मैथमेटिक्स में क्या आने वाला है, मैथ का सिलेबस क्या है आपका। तो बेसिक अर्थमेटिक जो है, टाइम एंड वर्क, मेंसुरेशन, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एलसीएम, एचसीएफ, फ्रैक्शन, डेसिमल, ट्रिगोनोमेट्री, पाइप एंड सिस्टर्न, कैलेंडर, क्लॉक, ये सब आने वाला है मैथ में। रीजनिंग भी बेसिक ही होगा, सिलोजिज्म, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, ये होंगे आपके जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के सिलेबस। जनरल साइंस से भी आपके 9th और 10th क्लास का साइंस पूछा जाएगा, बेसिक साइंस। जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर आनी चाहिए आपको, इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन आ सकते हैं, कल्चर, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आएंगे, इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन आएगा, रिनाउंड पर्सनालिटीज, जो फेमस प्रसिद्ध जाने माने लोग हैं उनसे क्वेश्चन आएगा, पॉलिटिक्स से भी क्वेश्चन इसमें डाला जाएगा। अब देखिए मैथ 25 नंबर का होगा, 25 क्वेश्चन इसमें आएगा, वही रीजनिंग 25 क्वेश्चन लेके आएंगे 25 नंबर का, वही जनरल साइंस 40 नंबर का होगा, 40 क्वेश्चन लेके आएगा, और 10 क्वेश्चन आएंगे जनरल अवेयरनेस से 10 नंबर का, मतलब कि 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे, वही 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा आपको, 30 मिनट एक्स्ट्रा पीडब्ल्यूबीडी के वाले कैंडिडेट को दिया जाएगा।
ये था टोटल एग्जाम पैटर्न आपका। देखिए यहाँ पे नोट में दिया गया है, कैंडिडेट्स हैविंग मल्टीपल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दैट मेक हिम एलिजिबल टू अप्लाई फॉर पे लेवल 2 एंड पे लेवल 5, that is ITI is relevant trade, and also any one of the prescribed qualification for technician grade 1 signal must submit separate application for each pay level। कहा गया है कि आप अगर दोनों के लिए एलिजिबल हो तो दोनों के लिए अलग अलग, दोनों फॉर्म के लिए ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के लिए, मतलब पे लेवल 5 और पे लेवल 2 के लिए अलग अलग सेपरेट एप्लीकेशन फिलअप करोगे और दोनों का अलग अलग आपको चार्ज भी देना है। वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, जो आप फोटो अपलोड करोगे उसका वाइट बैकग्राउंड 30 से 70 KB JPEG फॉर्मेट में वो फाइल होना चाहिए। वही कैंडिडेट्स का स्कैन किया हुआ सिग्नेचर भी चाहिए जिसका साइज 30 से 70 KB होना चाहिए। SC ST कैंडिडेट जो हैं उनको अपना SC ST कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। तो ये थी इसमें लिखी हुई जानकारी। ये रहा अलग अलग रिक्रूटमेंट बोर्ड का वेबसाइट, आप जिस भी बोर्ड से भरना चाहते हो उनके वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म फिलअप करना है और वहीं से आपका सब कुछ होगा, आपका जो भी काम होगा। एक बात और जान लीजिए कि इसमें ट्रांसफ़र नहीं होता जल्दी, मिनिमम 10-15 साल आपको काम करना है। इसीलिए सोच समझ के अपने रीजन से, जो रीजन आपके नज़दीक है, जो आपका रीजन है, वहीं से फॉर्म को फिलअप करिए ताकि आपको बाद में फिर प्रमोशन के लिए ट्रांसफ़र के लिए रिक्वेस्ट ना करना पड़े। तो इस तरीके से मैं एडवाइस करता हूँ आप सबों को कि इसी तरीके से फॉर्म को फिलअप करिए। देखिए यहाँ पे वैकेंसी दिया गया है कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए पे लेवल 5 का जॉब है और इसमें ऐसा कुछ दिया गया है कि क्या क्या जॉब है और क्या क्या इसका क्वालिफिकेशन है, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। जैसे कि टेक्निक ग्रेड 1 है तो इसमें बैचलर ऑफ साइंस चाहिए, फिजिक्स में आप BSc किए हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से हो या फिर कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंस्ट्रूमेंटेशन फॉर्म ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। इस तरीके से क्वालिफिकेशन काफ़ी लंबी चौड़ी क्वालिफिकेशन यहाँ दी गई है। तो इन सभी क्वालिफिकेशन को आप देख लीजिए, किसके लिए आप सुटेबल हो वो देख लीजिए, एंड देन यू कैन फिल दिस फॉर्म। इस तरीके से लगभग 15 दी गई हैं, 15 या 20 हैं, 18 हैं शायद, 18 इसमें दी गए हैं। जैसे कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 में वेल्डर का जो जॉब है उसमें मैट्रिकुलेशन चाहिए, साथ ही साथ ITI भी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। तो इस तरीके से अधिकतर में ITI मांगा गया है आपसे। कुछ ऐसे भी है जिसमें ITI नहीं मांगा गया है, जिसमें सिर्फ 11th और 12 आप किए होंगे, जैसे कि आप इंटरमीडिएट किए हों और फिजिक्स और मैथ से किए हों तो भी आप एलिजिबल होंगे। अब यहाँ पे रीजन वाइज, रीजन नहीं रिक्रूटमेंट बोर्ड वाइज यहाँ पे वैकेंसी दी गई है। जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं अहमदाबाद बोर्ड की, RRB अहमदाबाद। तो RRB अहमदाबाद में टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए 5 वैकेंसी है, 38 वैकेंसी है अनरिजर्व के लिए, वही 10 वैकेंसी है ST के लिए, 3 वैकेंसी है ST के लिए, 19 वैकेंसी है OBC के लिए, 4 वैकेंसी है EWS के लिए, टोटल 74 वैकेंसी है। तो इस तरीके से सभी को दिया गया है। आगे आते हैं, देखते हैं कि कोई बिहार का भी है क्या। तो हाँ, तो बिहार के लिए होगा, पटना होगा, मुजफ्फरपुर होगा, बिल्कुल इसमें देखना होगा। चेन्नई है यहाँ पे, गोरखपुर भी है, गुवाहाटी भी है। जो उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं वो भी इसका स्क्रीनशॉट ले लें, देख लें कि आपको इसमें जाके फॉर्म फिलअप करनी है। जम्मू एंड श्रीनगर, कोलकाता एंड मालदा एंड मुंबई एंड मुजफ्फरपुर, ये बिहार से एक आ गया मुजफ्फरपुर, जिसमें कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए 3 वैकेंसी है अनरिजर्व वालों के लिए। वही पटना का भी आ गया इसमें, टेक्नीशियन ग्रेड 1 में एक भी वैकेंसी नहीं है पटना वालों के लिए और वही टेक्नीशियन ग्रेड 3 में 1 वैकेंसी है एंड वेल्डर के लिए देखा जाए तो एक भी वैकेंसी नहीं है अनरिजर्व के लिए। तो इस तरीके से वैकेंसी गिवन है। प्रयागराज का भी यहाँ पे दिया गया है, पूरा लिस्ट आपको यहाँ दिया गया है। यहाँ पे हम लोग अपने वीडियो को एंड करते हैं। जो भी ज़रूरी जानकारी थी वो मैं आपको अब तक दे चुका हूँ। एंड इफ़ यू रियली फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन do not forget to like this video, and just to get such insightful videos in future make sure to subscribe this channel. Okay, thank you, bye bye, see you soon in next video.